Hi everyone. Welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. My name is अंकिता तोमर एंड आज अपने ऑल स्टेट प्रिपरेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड चैप्टर यानी कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिना ज्यादा टाइम जाया करें हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। बट उससे पहले एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूइंग दिस वीडियो कि इसके पहले दो वीडियोस और आ चुके हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और आपके प्रियम्बल और सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो दो वीडियोस है, पहला वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, दूसरा वीडियो है प्रियम्बल और सेलिएंट फीचर्स का, और ये है तीसरा वीडियो जहां पर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप को पढ़ने वाले यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है वो है पार्ट 1 तो है हमारा मेन टॉपिक, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हमारे मेन टॉपिक्स हैं। और पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल्स हैं। बहुत ज्यादा यहाँ से प्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेंस का क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है, तो इसलिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली अगर आर्टिकल 1 किसी को बताया गया है या अगर शुरू में किसी को दिया गया है आपके संविधान के, तो ऑब्वियसली बात है ये इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए इनको जानना समझना जरूरी है। दूसरा है पार्ट 2 विच टॉक्स अबाउट दी सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिटीजनशिप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सिटीजनशिप का, उसके बाद में सिटीजनशिप किस तरीके से भारत में मिलती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सिटीजनशिप दो तरीके से होती है, एक तो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एक है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, तो अब कैसे अंडर द सिटीजनशिप एक्ट मिलेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें सिटीजनशिप मिलती है या क्या प्रोविजंस दिए गए संविधान के अंदर, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस करंट सेशन में। चलो, तो अब पार्ट 1 की जहां हम बात करते हैं, है ना, पार्ट 1 का टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के पहले चले जाते हैं, 1947 के पहले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो जो भारत की टेरिटरी थी वो वैसी नहीं थी जैसी कि वो आज है। क्यों वैसी नहीं थी? देखिए, एक तो जो रीजन्स थे उनको ऐसे स्टेट्स के नाम नहीं मिले हुए थे, स्टेट्स और सिटीज के तौर पर उन्हें डिमार्केट नहीं किया हुआ था, है ना। मेवाड़, मारवाड़, मालवा, दक्कन, इस तरीके से इनके विभाजन किए हुए थे। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंसेस, इस तरीके से इनका डिमार्केशन किया हुआ था। उसके क्योंकि जो बेसिकली जो टेरिटरीज थी उन पे राज करने वाले लोग भी कौन थे भाई, जो राजा जहां तक जा पाया और जितनी टेरिटरी अपने अंदर ले पाया वो सारी टेरिटरी उसके प्रदेश में सम्मिलित हो जाती थी। और पूरे के पूरे भारत के अंदर कहीं निजाम थे, कहीं नवाब थे, कहीं राजा थे, कहीं महाराजा थे, कहीं मुगल थे, लेकिन कोई एज सच अंडर द कॉमन अम्ब्रेला नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये डेजिग्नेशन खत्म नहीं किए थे, उसने भी नाम मात्र को ये टाइटल रहने दिए थे, क्योंकि उनके यहाँ तो पूरा सिस्टम ही ऐसा था। उनके यहाँ भी सिस्टम कैसा है, आज भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट है बट उसके बावजूद भी क्वीन क्वीन है, किंग किंग है ना। तो वहां पे वैसा वाला सिस्टम था, तो उनको भी इस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत एज सच किसी राजा महाराजा के पास, नवाब के पास, निजाम के पास पावर्स नहीं थी, बट हाँ उनकी टेरिटरी उन्हीं की हुआ करती थी, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, जब आप सोचो कि जो ब्रिटिशर्स थे इतने निर्दयी थे, निर्मोही थे, उनको अगर वो इस प्रॉब्लम को बीट नहीं कर पाए तो भारत कैसे कर पाता। खैर, भारत ने किया और स्टेट्स में इसका बाइफर्केशन भी किया। ठीक है, अब क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो राजा, निजाम, महाराज थे, ये सारे के सारे रेडी हो गए अपनी अपनी टेरिटरीज को इंडिया में सम्मिलित करने के लिए। खैर, ये रेडी हुए नहीं थे, इन्हें रेडी किया गया था, यानी कि ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, इन्हें लाया गया था। कौन लेकर के आया था इन्हें? इन्हें लेकर के आए थे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और उन्होंने ये बात क्लियरली कह दी थी कि भाई या तो आप आराम से आएंगे या तो आपको बाय फोर्स लाया जाएगा, जैसे कि किया। हैदराबाद के निजाम आने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे कि हैदराबाद जो है वो एक अलग कंट्री बनेगा पाकिस्तान की तरह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, पुलिस रूल लगा दिया वहां पर, है ना, और फिर आना पड़ा यहाँ पर सबको। तो इसीलिए बहुत सारे राजा हरि सिंह जो जम्मू में थे वो भी रेडी नहीं थे, वो चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर एक अपने आप में अलग देश हो, लेकिन उनको भी सम्मिलित किया गया। तो ऐसे तीन टेरिटरीज थी मेजरली जहां पर जो लोग एक्सेशन के लिए रेडी नहीं थे, जम्मू, गुजरात में पड़ने वाला जूनागढ़ और एक आपका हैदराबाद, बट इन सबको भी लेकर के आया गया। भोपाल फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट भी अलग रहना चाहता था, वो भी देश के बीचों बीच होते हुए,
है ना, ये रहा भोपाल। देश के बीचों बीच होते हुए भी वो चाहता था कि नहीं, वो एक अलग देश कहलाए, एक अलग टेरिटरी कहलाए ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड थैंक्स टू ऑल द स्टेट कमिटीज, जिन्होंने क्या किया, बाइफर्केशन किया। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्सेशन किया। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो भी होंगे, राजा होंगे, निजाम होंगे, जो भी होंगे, आपको अब जो है क्या करना है, आपको अपनी टेरिटरी देनी है। किसके अधीनस्थ करनी है अपनी टेरिटरी? सरकार के अधीनस्थ करनी है, इंडिया के अधीनस्थ करनी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये करवाया, फिर उसके बाद स्टेट कमिटीज ने बैठ करके लिंगुअल ग्राउंड्स पर, टेरिटोरियल ग्राउंड्स पर, अलग अलग विभिन्न ग्राउंड्स को यूज करते हुए पूरे के पूरे टेरिटरीज को बाइफरकेट किया। तो जैसे आप देख लोगे यहाँ पर कि विंध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस, भोपाल अलग से है, मध्य भारत अलग से है, ये चार चीजें हैं यहाँ पर। और अगर हम आज प्रेजेंट डे में देखें तो भाई विंध्य प्रदेश और जो भोपाल और मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और जो भोपाल वाला टेरिटरी और जो सेंट्रल प्रोविंस है, उसका कुछ हिस्सा मिला करके क्या बन गया है, मध्य भारत बन गया है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन किया गया। इस रीजन को पेप्सू रीजन कहा जाता था। ठीक है, पटियाला एंड पंजाब, ईस्टर्न पंजाब यूनियन, तो उसको भी अलग कर दिया गया, वहां पर पंजाब अलग बन गया। ये रहा ईस्ट पंजाब, बिलासपुर, पेप्सू। ठीक है, तो इनको सबको अलग किया गया। यहाँ पर जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, वो आज की तारीख में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया है। तो ये सारी चीजें कैसे हुई पॉसिबल? ये हमारी स्टेट कमिटीज ने बैठ करके किया। ठीक है, चलो, अब ये जो स्टेट कमिटीज ने किया है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में स्टेट्स आए नहीं थे, उन्हें लाया गया था। ठीक है, यानी कि वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उन्हें उनकी इच्छा हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर विशेस, उनको सम्मिलित किया गया था भारत की छत्र छाया में, सरकार की छत्र छाया में। देयरफॉर वी से इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। है ना, ये लिखा नहीं है, ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा है ये यहां लिखा जरूर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही है। जब आप ये कह देते हो तो इसका अर्थ यही है कि भाई हम जो है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। जब भी कोई चीज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहलाती है तो उसका अर्थ होता है कि सारे स्टेट्स ने आपस में कॉमन अग्रीमेंट से अग्री किया है टू कम टुगेदर। ठीक है, जैसे कि यूएसए है, वहां पर सारे स्टेट्स ने, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है क्योंकि सारे स्टेट्स ने क्या किया, अग्री किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अमेरिका एंड वी वांट टू बी लेड बाय अ कॉमन गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। सरदार पटेल जी ने क्लियरली कह दिया ना, ये नहीं होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं आप, आपको लाया गया है, आप आए नहीं है, और क्योंकि आपको हमारी इच्छा के अनुसार लाया गया है, इसीलिए आप यहां से बाहर भी हमारी इच्छा के अनुसार जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार आप नहीं जा सकते। तो कल को कोई भी स्टेट खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि मैं भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता हूं, या मैं जाकर के पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, आपके किसी और कंट्री के साथ जुड़ जाना चाहता हूं। ठीक है, चलो, ये तो है पहला इस बात का मीनिंग। दूसरा जानते हैं, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कहां पर लिखी हुई है? 12 शेड्यूल्स है हमारे संविधान के अंदर, जिसके अंदर पहला शेड्यूल जो है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं देश के अंदर वो बताता है, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है उन सबके नाम बताता है, उन सबकी टेरिटरीज मार्क करता है। ठीक है, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। यानी कि अगर कल मोदी जी, मोटा भाई जाते हैं और पाकिस्तान को उठा करके ले आते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, भारत की टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 में हमने ऐसा कहा हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बाय लॉ नए स्टेट्स को एडमिट कर ले या फिर नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर ले। ठीक है, तो ये पावर सिर्फ किसके पास में है? आपके पार्लियामेंट के पास में है। और ये बात याद रखनी है आपको आर्टिकल 2 में, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, क्यों इंपॉर्टेंट है बता भी दूंगी साथ में। पार्लियामेंट में बाय लॉ सबसे पहले कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। Form a new state by separation of territories from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा स्टेट है। ठीक है, तो पहली लाइन क्या कहती है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ये सेपरेट कर दिया एक टेरिटरी। ठीक है, इस टेरिटरी को सेपरेट कर दिया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका। क्लियर? तो एक तरीका ये है। या फिर दूसरा, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। यहां पर एक स्टेट था,
एक स्टेट यहाँ पर था, दो अलग अलग स्टेट से, दोनों को साथ में यूनाइट करके आपने क्या बना दिया, मान लो आपने बना दिया एक्स स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। दूसरा है और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर एक टेरिटरी थी, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर एक और कोई स्टेट है, ठीक है, और आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ को इस स्टेट के साथ सम्मिलित कर दिया, तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं, एक पूरा स्टेट बन गए हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से को आपने उठा करके किसी दूसरे स्टेट में सम्मिलित कर दिया। तो ये भी एक तरीका है नए स्टेट्स फॉर्म करने का, ठीक है, या स्टेट को ऑल्टर करने का। दूसरा क्या कर सकती है पार्लियामेंट, इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट का एरिया कैसे इंक्रीज होगा, भाई जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है ना। अगर हम बात करें तो यही तो है नक्शा भारत का, है ना। चलो यहाँ प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, भाई यही तो है भारत नक्शा भारत का। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर एक और टेरिटरी एक्वायर कर लें, ठीक है, या हम यहाँ पर एक और टेरिटरी एक्वायर कर लें। खैर हमारे पास तो यहाँ समंदर है तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, बट अदरवाइज ऑल्सो भाई यहाँ भी तो नहीं कर सकते, यहाँ पे भी तो हम जाकर के एक्स्ट्रा टेरिटरी एक्वायर नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, लेकिन खैर अभी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें इस बात की, है ना, अपने सपनों से बाहर निकल के अगर हम अपनी इसकी बात करें रियलिटी में आकर के, तो आप ऐसे जाकर के टेरिटरी एक्वायर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते राजस्थान को कल से हम यहाँ तक गिनेंगे, है ना, कल से लाहौर भी इधर ही आएगा, पंजाब या राजस्थान में आ जाएगा, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होती है टेरिटरी इंक्रीज, टेरिटरी इंक्रीज ऐसे होती है कि हो सकता है कल से ये कह दें कि यहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रही हैं, इस लाइन में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है, कल से वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, वो आ जाएंगी राजस्थान के अंदर, और वो सब राजस्थान का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे किसी एक स्टेट के एरिया को कम करके किसी दूसरे स्टेट के एरिया को बढ़ाया जा सकता है। या फिर देखो अब यहाँ जहां आपने एक एरिया को इंक्रीज किया, एक स्टेट के एरिया को इंक्रीज किया, वहीं आपने गुजरात का एरिया डिमिनिश भी तो कर दिया, है ना। तो ये है दूसरी चीज जो पार्लियामेंट कर सकता है। क्या कर सकता है, या तो एरिया इंक्रीज कर दे किसी स्टेट का, या फिर एरिया डिमिनिश कर दे किसी स्टेट का, या फिर उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर दे, एरिया कम करे बिना बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी ऑल्टर कर दे, ऑल्टरेशन कर दे, या फिर उनके नाम ऑल्टर कर दे। फॉर एग्जाम्पल नाम कैसे ऑल्टर होता है, ओडिशा पहले ओडिशा हुआ करता था, ओडिशा हुआ करता था, अब वो ओडिशा कहलाता है, पहले ओडिशा थी स्पेलिंग, ठीक है, 2012 में, फिर हमने क्या कर दी, ओडिशा। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हमने यहां पर इस प्रोविजन के चलते, इस प्रोविजन के तहत हमने कर दिया अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अमेंडमेंट्स कहां पर करने पड़ेंगे, खैर उसकी भी आगे बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन, तब तक आप मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि अगर मैं किसी स्टेट की बाउंड्री डिमिनिश करती हूँ, किसी स्टेट का नाम बदलती हूँ, तो मुझे इसके अमेंडमेंट्स करने कहां पड़ेंगे। आर्टिकल 3 में, 2 में, 1 में तो करेंगे नहीं अपन, तो कहां करेंगे ये ऑल्ट्रेशन, ठीक है, एक बार मुझे बताइएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। एक सेकेंड, ये गलती से आर्टिकल, चलिए अब क्या कह रहा है इसका प्रोवाइजो, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस, आर्टिकल 3 का ही प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर ये बात याद रखने की है, मैंने कहा था आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो 4-5 चीजें जो हो सकती हैं कि एरिया इंक्रीज, पहले नया स्टेट फॉर्म हो सकता है, एरिया इंक्रीज हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, आपका बाउंड्रीज ऑल्टर हो सकती है, नाम ऑल्टर हो सकता है, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में याद रखना है कि कैसे होगा, तो इसके लिए कभी भी कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अनलेस द प्रेसिडेंट has recommended it, and unless where the proposal contained in the bill affects the area boundaries or the names of any state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के अंदर, और प्रेसिडेंट को भी उससे पहले करना क्या है, जिस स्टेट के ऑल्ट्रेशन की बात चल रही है, जिस स्टेट के अंदर बदलाव करने की बात चल रही है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को ये बात इंटीमेट करनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। आर्टिकल 4 कहता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। अब मैंने पूछा था आपसे पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन कि अगर हम किसी स्टेट का नाम बदलते हैं, बाउंड्री बदलते हैं, ऑल्ट्रेशंस करते हैं, तो बदलाव कहाँ किया जाएगा, ये अमेंडमेंट्स होंगे कहाँ, ये तो बता दिया अमेंडमेंट कैसे करना है कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है वो रेकमेंड करेंगे, वो स्टेट की असेंबली से बात करेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन ये अमेंडमेंट अगर हो गया, बिल पारित हो गया, पास हो गया, तो अमेंडमेंट दिखेगा कहाँ पर, अमेंडमेंट दिखेगा आपको शेड्यूल 1 के अंदर और शेड्यूल 4 के अंदर। शेड्यूल 1 बताता है आपको क्या चीज, शेड्यूल 1 हमें बताता है नेम ऑफ द टेरिटरीज एंड स्टेट
स्टेट्स, ठीक है, हर भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या टेरिटरी है, ठीक है, कितना एरिया, कितनी बाउंड्री है, और साथ में क्या यूनियन टेरिटरीज है, उनके नाम और उनकी बाउंड्रीज। क्लियर। शेड्यूल 4 क्या है? अब शेड्यूल 4 बेसिकली बताता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू ईच स्टेट, है ना। शेड्यूल 4 हमें बताता है कि राज्यसभा की कितनी सीट्स हर एक स्टेट में एलोकेट होनी है। अब समझना, कभी भी अगर सीट्स एलोकेट होती हैं राज्यसभा की या किसी भी असेंबली की, तो वो किस बेसिस पर होती है? वो वहां का एरिया और जनता का प्रोपोर्शन निकाल करके होती है। अब अगर मान लीजिए एक इतना बड़ा स्टेट है ना, और अगर आप उसे काट के इतना छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है एरिया और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बदल जाएगा, इसीलिए वहां पर ऑल्ट्रेशन करना जरूरी है। क्लियर। इसीलिए एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स में भी बदलाव लाना जरूरी हो जाएगा अगर किसी एरिया को आप चेंज करते हैं तो। क्लियर। Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and of the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी, ये कहता है क्लॉज 2 बताता है नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। आर्टिकल 368 बोलता है संविधान का संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब भी आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या करते हो, अमेंडमेंट्स करते हो, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर करी जाती हैं। ठीक है। लेकिन आपका आर्टिकल 4 क्लॉज 2 बोलता है कि जब भी हम किसी स्टेट की बाउंड्री, नाम या फिर उसके एरियाज ऑल्टर करेंगे, तो वो अमेंडमेंट्स या आर्टिकल 2 और 3 के अंदर करे हुए अमेंडमेंट्स कभी भी इसके अंतर्गत करे हुए अमेंडमेंट्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस अमेंडमेंट। ठीक है। ये बात एक आपको याद रखनी है। चलो अब चलते हैं हम सिटीजनशिप पे। पार्ट 2 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है ना, वो बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, है ना। कैपिटल एस, ये वाला कैपिटल एस वाला स्टेट, स्टेट माने कंट्री, है ना। इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को कंट्री नहीं बोल करके स्टेट के तौर पे रेफर किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम ये कौन से वाले स्टेट्स की बात हो रही है। ये इंडिया और वैसे वाले स्टेट्स की बात हो रही है, कंट्रीज वाले स्टेट्स की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो यहां पर सिटीजनशिप जो है उसको देने के मायने क्या है। सिटीजनशिप बेसिकली ना सिर्फ और सिर्फ एक लीगल रिलेशनशिप बता पाए इसीलिए है। ठीक है। आप अगर हम देखें टेक्निकली कि भाई बच्चे का पिता कौन है ये बताना क्यों जरूरी है, ताकि बच्चे के अधिकार जो है आप वो क्लियर कर पाए। ठीक है। आप को अपनी, अगर मान लीजिए कि आप रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है, किसी एग्जामिनेशन में, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है या इसीलिए वहां पर एग्जाम फॉर्म में लगाना जरूरी है ताकि आप उस बेनिफिट को ले पाए, यूज कर पाए। ठीक है। भाई कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी तो उस कास्ट को मिलने वाला रिजर्वेशन या उस कास्ट को मिलने वाला बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारे पास सिटीजनशिप है एक देश की, तभी तो हमें उस देश के अंदर मिलने वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लियर। तो देयरफॉर सिटीजनशिप सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट एंड due to this relationship or due to this legal relationship between the individual and the state they enjoy many political and legal rights, जैसे वोट देना, इलेक्शंस में खड़े होना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो सिर्फ किसको दिए हुए हैं? आपके सिटीजन्स को दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए हुए हैं। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो जब जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, हर एक फंडामेंटल राइट को हम इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे कि क्या वो सिटीजन को मिलता है या वो सिटीजन को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए, नाउ देयर आर टू वेल नोन प्रिंसिपल्स टू ग्रांट सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जो है वो 2 प्रिंसिपल से मिलती है। इसे बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान मत होना, इसीलिए क्योंकि ये प्री के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी अगर हम पेपर देखें तो दिल्ली में पूछा जा सकता है या यूपी में पूछा जा सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी आस्क्ड इन जनरल एमपीसीजे वगैरह में शायद ना ही पूछा जाए। खैर, अनप्रेडिक्टेबल है आजकल पेपर्स सारे, तो इसलिए मैं गारंटी नहीं लेती इस बात की, इसलिए सुन तो लो, और इसलिए मैं लेके भी आ गई हूँ सारा कंटेंट। जस्ट सोली का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। जब भी हम किसी जगह पर जन्म लेते हैं और उस जगह पर जन्म लेने की वजह से अगर हमें सिटीजनशिप मिलती है वहां की, तो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली। क्लियर। द अदर थिंग इज जस्ट सैंग्विनिस,
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टाइज। अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा है तो फैमिली लॉ में भी आपको इन दोनों शब्दों का उपयोग मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी ये डॉक्ट्रिन्स कई बार यूज होती हैं, ठीक है। तो जस्ट सोली बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ एंड जस्ट सैंग्विनिस मींस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टाइज। इंडिया क्या रिकॉग्नाइज करता है? जस्ट सोली, ठीक है। मेजरली सिंस 1947 और हमारा जो हिंदू कल्चर है ओरिजिनली वो जस्ट सोली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था एंड देयरफॉर इनिशियली वी यूज्ड टू फॉलो द जस्ट सोली कॉन्सेप्ट ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अगर हम बात करें ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप दो तरीके से दी हुई है भारत देश के अंदर। एक है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जब संविधान आ रहा था तब कौन लोग थे जो क्या बनेंगे? भारत के नागरिक बनेंगे, ठीक है। तो ये तो कहां से गवर्न होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। ये गवर्न करते हैं आपके इस बात को कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंसिंग। दूसरा बताता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भारत के संविधान में कोई प्रोविजन नहीं दिया, ठीक है। जब आर्टिकल 5 से 11 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इस बारे में तो कभी जिक्र ही नहीं है कि अब संविधान आ चुका, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो 2024 में पैदा हो रहा है, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो वो कैसे भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर प्रोविजन कहाँ है? प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। ओरिजिनली द एक्ट वाज मेड इन 1955, उसके बाद से इसमें बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं। रीसेंट अमेंडमेंट अभी आप देख रहे हैं, न्यूज में चल ही रहा है सीएए से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं संविधान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 5 to 11। लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल 5। Citizenship at the commencement of the constitution, at the commencement of this constitution, every person who has his domicile इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब डोमिसाइल क्या है? देखो इंटरनेशनल लॉ में अगेन यू माइट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सपेक्टिव विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज मतलब एक एक स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बॉडी होता है या सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का डोमिसाइल अलग होता है और देश की नागरिकता अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से डोमिसाइल और सिटीजनशिप कहीं ना कहीं एक जैसा देख लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट भी था जो कहता है कि आपका जो इंडियन लॉ जो है ना वो आपकी सिर्फ एक ही डोमिसाइल को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। मतलब एक ही डोमिसाइल के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप देता है विच इज द डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड इट ऑल्दो रिकॉग्नाइजेज द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट्स, बट वो डोमिसाइल ऑफ द स्टेट्स आपका सिटीजनशिप का जो बेसिकली लीगैलिटी है या सिटीजनशिप का जो स्टेटस है वो नहीं बदलती। यानी कि अगर मैं मध्य प्रदेश में डोमिसाइल हूँ, अगर मैं राजस्थान में डोमिसाइल हूँ, तो उसकी वजह से मेरे सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास डोमिसाइल अलग अलग स्टेट का हो सकता है लेकिन मेरे पास सिटीजनशिप हमेशा एक ही कंट्री का होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है। दूसरी बात, डोमिसाइल जो है वो आपका रेसिडेंस बताता है कि आप कहाँ रहते हैं, प्लस आपका परमानेंट इंटेंट है वहां रहने का या नहीं, ठीक है। मैं मान लीजिए कि अपने जॉब के लिए मैं अभी अभी मेरी जॉब लगी है, मैं अभी अभी जज बनी हूं और मेरी पोस्टिंग अभी फिलहाल जो है जबलपुर में है, क्लियर। तो वो मेरी टेम्पररी पोस्टिंग है, वहां रहने का मेरा परमानेंट इंटेंट नहीं है, इसीलिए वहां का मेरा डोमिसाइल नहीं होगा। अगर मैं राजस्थान में रहने वाली व्यक्ति हूं, मैं जयपुर की डोमिसाइल मतलब जयपुर मेरा घर है, परमानेंट एड्रेस है और मैं जयपुर ही सेटल डाउन होना चाहती हूँ, तो देन दैट वुड बी माई प्लेस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। सो डोमिसाइल के साथ में दो चीजें अटैच होती है, रेजिडेंस प्लस द इंटेंट यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। और अगर हम बात करें आपके रेजिडेंस की, तो रेजिडेंस प्लेनली रहना, चाहे टेम्पररी तरीके से रह रहे हो चाहे आप परमानेंट तरीके से रह रहे हो, आप कहीं रह रहे हैं तो दैट इज अ रेजिडेंस। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? आपका रेजिडेंस प्लस आपका स्टेट ऑफ माइंड कहाँ रहने का है, दैट इज डोमिसाइल। उसके बाद में है आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है कि कौन से देश आपको पॉलिटिकल राइट्स दे रहा है बेसिकली, क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन लोग होंगे जो आपके सिटीजन होंगे, तो पीपल हु आर डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी कॉल्ड द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है भारत में, डोमिसाइल्ड है और पैदा हुआ है भारत में, ईदर ऑफ उस पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर उसके माता पिता में से कोई एक पैदा हुए हैं भारत में,
or who has been ordinarily resident of India for not less than 5 years. 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen. ठीक है, संविधान आने के, संविधान के कमेंस होने के पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे, भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब अगेन वही कि वहां पर आप डोमिसाइल्ड होने चाहिए। आप डोमिसाइल्ड कैसे होने चाहिए कि आप वहां रह भी रहे हो और आपका इंटेंट भी हो वहीं सेटल होने का। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि आप क्या है, आप भारत के ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड ऑन दैट ग्राउंड आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 6 के ऊपर। आर्टिकल 6 की अगर मैं बात करूं तो एक बार टाइटल पढ़ देती हूँ, राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये वो समझदार लोग थे जिन्हें पता था कि अगर पाकिस्तान में रहे, है ना, पार्टीशन के टाइम पर अगर भारत वापस ना लौटे और अगर पाकिस्तान में रहे तो एक समय आएगा जब रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, सरकार का अत्याचार, एक अनस्टैटिक गवर्नमेंट, उसके बाद में गिरती हुई जीडीपी, गरीबी, भुखमरी, सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। तो ये वो समझदार लोग हैं। ठीक है, यहाँ याद कर लो, ये क्या है, हिंदी में तो ना लिखूं मैं तो ठीक है, ये है आपके क्या, समझदार लोग। ये समझदार थे, इन्हें मालूम था कि अगर यहां रहे तो गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद, गिरती जीडीपी सब सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या, इन्होंने क्या किया, जब पार्टीशन हुआ तो ये पाकिस्तान से आ गए भारत। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान छोड़ करके ये इन्होंने पसंद किया कि अब भारत ही चल लेते हैं, वहां ज्यादा बेटर है। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, अ पर्सन हु हैज migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the constitution. Clear? Then he or either of his parents, if, यहां देखना कब, कि आप पाकिस्तान रहते थे लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो आप भारत लौट आए। ठीक है, प्रोवाइडेड आपके कोई भी एक पेरेंट, या तो आपके दोनों माँ बाप में से कोई एक, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यानी कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर आपके माता पिता में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो आप भारत लौट आए तो आपको सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी। क्लियर? दूसरा दूसरा कहता है क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 5 दैट in case where such person has so migrated before 19th day of July 1948, 19th July 19th July 1948, he has been ordinary resident in the territory of India since the date of his migration। अगर वो व्यक्ति कब आया है, बिफोर 1948, बिफोर 19 जुलाई 1948 को अगर वो क्या कर गया है, भारत आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, और वो तब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन तो थी कि या तो मेरे पास लीनियज है भारत का। अब अगर मान लो मेरे पास लीनियज नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए कि मैं 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गई थी और जब से मैं आई हूं ना तब से मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह ही रह रही हूँ भारत में, तो भी मुझे क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा कहता है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर, या तो 19 जुलाई 1948 या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर भारत आया है, he has been registered as a citizen of India on an application made by him to the authorized officer। या फिर अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में भारत आया है पर उसने आते साथ ही क्या कर दिया, उसने आते साथ ही इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी कि भाई मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ, मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाए। ठीक है, अगर उसने ऐसा अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, इस समय पर ना जब जब दौर चल रहा था तो बहुत सारे, जैसे आज आपको केवाईसी करने के लिए बहुत एजेंट्स मिल जाते हैं ना, एमपी ऑनलाइन चले जाओ आप, राजस्थान में बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे छोटे छोटे से, जहां पर आपको बेसिकली सरकारी नौकरियों के फॉर्म वॉर्म भरे जाते हैं और वहां पर केवाईसी भी हो जाता है आपका, है ना। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बॉडीज बना दी गई थी, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए गए थे जिनका काम क्या था, सिटीजनशिप प्रोवाइड करना, सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन लेना कि आप एप्लीकेशन दर्ज कर दो। ये एप्लीकेशन फिर ऐसा नहीं था कि हर एक व्यक्ति बैठा है जो नुक्कड़ कॉर्नर पे वो आपको सिटीजनशिप दे सकता था, वो आपका रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकता था। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोसेस करके आपको सिटीजनशिप दे देती थी, क्योंकि उस समय पर वही जरूरत थी ना, उस समय पर मोबाइल बैंकिंग और ये सब तो था नहीं कि केवाईसी कराना पड़े, उस समय पर आपका केवाईसी क्या था, आपकी सिटीजनशिप। तो ये उस समय पर बहुत चलता था और इसलिए बहुत सारे ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे जिनका काम था लोगों से एप्लीकेशंस लेना, अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस लेना और सरकार को भेजना सारा डेटा। क्लियर? Provided that no person shall be so registered unless he has been a resident in the territory of India for at least 6 months।
बस क्या करना है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि कम से कम पिछले 6 महीनों से वो भारत में एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह ही रह रहा है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। देखिए जब पार्टीशन हुआ तो हमने क्लियरली भाई पूरी जनता को आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, वो यही कहता था कि दोनों सरकारें जो है वो अपना अपना संविधान अलग अलग से बना लें, कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहना चाहती है तो रहे, ना रहना चाहती है तो ना रहे। ठीक है, पूरी की पूरी आपको दुनिया भर की बातें वहां पर लिखी गई थी। साथ में लोगों को भी ये आदेश था कि भाई अगर आप चाहो तो आप भारत में रह जाओ, अगर आप चाहो तो आप पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान अब अलग होने वाला है उस पाकिस्तान चले जाओ। तो कुछ लोगों ने चूज किया वहां रहना, भारत में रहना। कुछ लोगों ने पाकिस्तान से भारत आना चूज किया, कुछ लोगों ने भारत से पाकिस्तान जाना चूज किया। अब जिन लोगों ने भारत से पाकिस्तान जाना चूज किया, हमने उनसे क्लियरली कह दिया आर्टिकल 7 के अंतर्गत कि भैया अब तुम जा चुके हो, अब तुम्हें नहीं मिलेगी सिटीजनशिप भारत की। ठीक है, द मोमेंट यू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यू आर नाउ नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो क्या कहता है आपका, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड after 1st March 1947 from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be the citizen of India. Clear? तो हमने यहाँ पर सिटीजनशिप डिनाई कर दी ऐसे लोगों को जिन्होंने जो आफ्टर 1st of March 1947 क्या कर गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, भारत से। लेकिन यार भारत का दिल कैसा है, हम नरम दिल लोग हैं, माफी पसंद लोग हैं, तुरंत माफ कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है चलो करते हैं, तुम्हें माफ करते हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under the permit of resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना, सिचुएशन क्यों ऐसा किया गया, क्यों हमने बार बार ये मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, उसके पीछे रीजन था कि बहुत पहले जो देशों का विभाजन जो है वो रिलीजियस ग्राउंड्स पर नहीं था, है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहां पर सिर्फ हिंदू ही रहते थे। आपने मिल्खा सिंह वगैरह मूवी देखी हो, तो मिल्खा सिंह तो पंजाबी थे, रहते थे पाकिस्तान में, लेकिन है ना मुल्तान में रहते थे। तो अब ऐसे बहुत सारे परिवार थे, बहुत सारे सिख परिवार थे, बहुत सारे राजस्थान के इससे जुड़े हुए टेरिटरी के लोग थे जो वहां रहते थे। तो अब इस परिस्थिति में उनके अगर रिलेटिव्स, उनका पुश्तैनी मकान वहां पर है, तो भाई सब कुछ छोड़ करके आना बहुत नामुमकिन था। दैट इज वाई दे चोज कि यार चलो ठीक है पाकिस्तान ही रह जाते हैं। या अगर अब क्योंकि उन्होंने चूज कर लिया कि पाकिस्तान रहता, तो उनके जो रिश्तेदार कुछ भारत में थे, उन्होंने भी सोचा कि अरे यार जब पूरा घर परिवार ही वही है तो एक काम करो अपन भी चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है, सो दे वेंट टू पाकिस्तान। सेम वाज द सिचुएशन विद द इंडियन मुस्लिम्स आल्सो, कि वो भारत में रहते थे लेकिन उनके रिश्तेदार अगर पाकिस्तान में रहते, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान वहां रहते थे, तो उन्होंने कहा कि यार अब जब पूरा घर परिवार वहां है तो अपन भी वहां चलते हैं। डर था उन्हें भी कि क्या पता पार्टीशन के बाद ऐसा ना हो कि हमारा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो जाए। तो उन्होंने सोचा अब अगर रिलीजियस ग्राउंड्स पर ही देश का विभाजन हो रहा है तो हमारे लिए अगर पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं। वो चले गए पाकिस्तान। बट जब वो पाकिस्तान गए और उन्हें उस तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं मिला जिस तरीके का एक्सेप्टेंस उन्हें लगा था कि मिलेगा, एंड जब वहां पर उन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन देखा, उन्होंने ह्यूमिलिएशन देखा, सो दे चोज टू कम बैक कि ठीक है यार नहीं हो पाएगा यहाँ पर, तो वापस ही चलना ठीक है। ठीक है, एंड व्हेन दे डिसाइडेड कि नहीं अगर हमें भारत वापस जाना चाहिए, तो जब हमने वहां पर देखी परिस्थितियां क्या इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इशू किए आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सॉरी परमिट ऑफ रीसेटलमेंट एंड परमानेंट रिटर्न। ठीक है, परमिट ऑफ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, ये दो आपकी परमिट्स इशू करी गई। और इसी परमिट के अंतर्गत अलाउ किया गया ऐसे लोगों को जो वहां जा तो चुके थे बट अब वहां रहने के इच्छुक नहीं है, तो उनसे कह देगा कि अब अगर ये देखो ये फाइनल परमानेंट आपका रिटर्न का वो है, आपकी बेसिकली एक तरीका हम दे रहे हैं, एक परमिट दे रहे हैं आपको। अब अगर आपको आना है तो आ जाइए, इसके बाद शायद मौका ना मिले। ठीक है, और जो भी लोग इस परमिट के अंडर आए उन्हें माना गया कि वो आफ्टर 19 जुलाई 1948 भारत के अंदर आए हैं। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ उस पेरेंट्स, यानी कि या तो वो व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक, और ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसके दादा दादी में से कोई, was born in India as defined under the Government of India Act 1935, यानी कि आपका जो
अनडिवाइडेड इंडिया था वहां पैदा हुए हैं, एंड who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is or he is for the time being residing on an application made by him. अच्छा, अब ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और वो चाहता है कि वो भारत का नागरिक हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि या तो वो भारत में पैदा हुआ था, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या फिर उसके दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी में से कोई भारत में पैदा हुआ था। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद में अब आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहीं और के हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब आप जो है रहते ही अमेरिका में कमाते करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कहाँ की सिटीजनशिप? भारत की सिटीजनशिप चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अमेरिका में जो कॉन्सुलर ऑफिस होगा या जो डिप्लोमेटिक ऑफिस होगा ना भारत का, हर एक कंट्री में एक डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है। दूसरे भाई अमेरिका के अंदर भारत की डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, कॉन्सुलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही भारत के अंदर अमेरिका के बैठे हुए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अमेरिका में जहां आप परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं, जिस कंट्री में, वहां पर जाकर के भारत की डिप्लोमेसी में, ठीक है, भारत के डिप्लोमेट के पास जाकर के आपको करना क्या है, वहां डिप्लोमेटिक एजेंट को या काउंसलर को आपको जाकर के एक एप्लीकेशन देनी है कि आप भारत की नागरिकता चाहते हैं या भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही करना है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर? फिर आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटियरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन. No person shall be a citizen of India by the virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by the virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. अगर कोई भी व्यक्ति आज भारत का नागरिक है, मैं आज इंडिया की सिटीजन हूं, अगर मैं कल को जाकर के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेती हूँ वॉलंटियरली, तो मेरी यहाँ भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का कोई फंडा ही नहीं है। तो एक तो मेरी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाने वाली है, टर्मिनेट हो जाने वाली है। दूसरा, उसके बाद मुझे कभी सिटीजनशिप हो सकता है ना भी मिले, मुझे मिले मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं आर्टिकल 10 पे। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by the parliament, continue to be such citizen. क्या कहता है आर्टिकल 10? सिर्फ इतना सा कहता है कि अगर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है उस लॉ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो आज इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन ही बना रहेगा। दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू बी द इंडियन सिटीजन। यानी कि अगर टर्मिनेट होने की बात करें हम कि कैसे टर्मिनेट होगी हमारी सिटीजनशिप, तो वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अनलेस पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाता हमारी सिटीजनशिप की टर्मिनेशन के लिए, या अनलेस हम उस टर्मिनेशन के ग्राउंड पर फॉलो नहीं करते हैं, हमारी जो सिटीजनशिप है वो जैसे आज है वैसे ही आगे तक भी कंटिन्यू करने वाली है। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। नाउ ये एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल है जो सिर्फ ये कह रहा है कि जितना भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ है आज के बाद, संविधान में क्या दे दिया, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, ये तो बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। अब इसके बाद सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो बताएगा कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगा और उस कानून के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेगी? सिटीजनशिप मिलेगी आज के बाद में। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल 11 बताता है। और इस आर्टिकल 11 की ही वजह से पार्लियामेंट ने क्या आपका इनैक्ट किया है? सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, therefore the parliament has the power to enact such laws. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत आपको सिटीजनशिप कैसे मिलती है ये देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेंस के क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, कई बार इससे प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप एक्ट में इनमें से कौन से तरीके जिनमें से जिनके अंतर्गत आपको सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप मिल सकती है ना, या सिटीजनशिप ग्रांट करी जा सकती है। तो वो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिवली भी और आपका मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। नाउ पहला है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। एक एक को अलग अलग से समझते हैं। बर्थ के लिए क्या कहता है? इट सेज if you are born on or after 26 January 1950 but before 1st July 1897 or after 1st July 1897 you will be considered a citizen by birth. ठीक है, उसके बाद में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। फिर है आफ्टर 3 दिसंबर 2004 मिली है तो भी आपको बाय बर्थ सिटीजन यहाँ पर कंसिडर कर लिएगा, आपको एप्लीकेशन वगैरह लगानी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं।
बाय डिसेंट क्या होता है? अच्छा, बाय बर्थ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप भारत की टेरिटरी में पैदा हुए तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है? तो आपके पास ग्राउंड है सिटीजनशिप क्लेम करने के, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के। डिसेंट क्या है? डिसेंट का मतलब होता है कि आप नहीं पर आपके घर में से कोई रहता था, ठीक है? बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जैन बट before 10 December 1992 if his father was a citizen of India at the time of his birth. अगर जिस समय पर आप पैदा हुए हैं 26 जनवरी 1950 के बाद में, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, 1952 से पहले, सॉरी 1992 से पहले, और आपके पिता भारत के सिटीजन थे जब आप पैदा हुए, तो आपको बाय डिसेंट क्या माना जा सकता है? सिटीजनशिप, सिटीजन माना जा सकता है और आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा, on or after December 10, 1992, if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth, born 3rd December 2004 onwards outside India, but birth registered in Indian consulate within 1 year. तो इन सब ग्राउंड्स पे भी आपको क्या मिल सकती है? आपको मिल सकती है सिटीजनशिप, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू उस व्यक्ति को क्या प्रोवाइड कर सकती है? सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट कैसे होता है? तो उसके लिए आपको CAA रेफर करना है, ठीक है? वहां पर इसका नया क्या दिया गया है? एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक नया इसका आपको आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन अगेन एक प्रोसेस है सिटीजनशिप देने का। अ पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही और शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स और मोर। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक तक भारत का सिटीजन रहता है तो उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब है आखिरी हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इफ any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies a person who among the people of that territory shall become the citizen of India। ठीक है? ये क्या बोलता है कि अगर कल को, जैसे कि मैंने बताया था, अगर कल को मोटा भाई और मोदी जी जाकर के पाकिस्तान को इधर उठा के ले आते हैं तो देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि किसको, वहां के लोगों को, भाई वहां के लोगों के पास किसकी सिटीजनशिप होगी? किसी देश की तो होनी पड़ेगी, पाकिस्तान तो अब देश नहीं बचा, तो किसकी सिटीजनशिप दोगे? तो इंडिया की दोगे ना। तो वो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलने वाली है? वो मिलेगी सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत इस ग्राउंड पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के ग्राउंड पे। तो कल को अगर हम कोई भी टेरिटरी, आउटर टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो उस टेरिटरी के लोगों को क्योंकि पहचान देनी पड़ेगी और लीगल राइट्स देने पड़ेंगे, तो लीगल राइट्स देने के लिए हम उन्हें अपने देश की सिटीजनशिप दे देते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 1955 ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। चलिए, सो इसी के साथ में आज का लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ। कल हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, कल वापस 4 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा और उसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1। चलो बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।